बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल पोस्टमार्टम मैंने अपने पिछले व्लॉग में कर दिया, लेकिन DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ का अलविदाई दौरा किया है। ये अलविदाई दौरा मैं क्यों कह रहा हूं, ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब के इस दौरे के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। क्योंकि मीडिया पर जो चीज़ें आपको पोर्ट्रे की जा रही होती हैं, बेसिकली वो पॉलिटिक्स नहीं होती। जो पसे पर्दे चीज़ें चल रही होती हैं, जो बिहाइंड द बॉटम होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब कप्तान ने जनाब जेल से एटम बम फोड़ दिया है। आज इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी अहम तरीन बातें कर दी हैं जिसके बाद अंदाज़ा हो रहा है कि खान साहब सरेंडर जनाब नहीं करने वाले। इमरान खान साहब ने आज कुछ अहम तरीन स्टेटमेंट्स दी हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, उसका भी आज हमने पोस्टमार्टम करना। फिर तीसरी खबर कि जनाब एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो मुल्क छोड़ चुकी है। उस अहम तरीन शख्सियत का मुल्क छोड़ने से क्या असर पड़ा है, कौन सी अहम शख्सियत है, क्यों उन्होंने मुल्क छोड़ा है, ये बड़ा संगीन मामला है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब जो बिग बॉस के बड़े करीबी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, तो बिग बॉस साहब ने इनको पहले वज़ीर आला पंजाब लगाया, निगरान वज़ीर आला, और फिर उसके बाद इन्होंने जुल्म किया, जो बर्बरियत की इंतहा कर दी, जिसे ज़मान पार्क के बाद जो कुछ हुआ, लोगों पर डंडे बरसाना हो, लोगों को घरों से उठाना हो, उसके IG पंजाब ने जो कुछ किया, इनको फिर उसका रिवॉर्ड मिला। मोहसिन नकवी को रिवॉर्ड ये मिला कि इसको PCB का चेयरमैन लगाया गया, फिर इसको सेनेटर बनवाया गया, सेनेटर बनवाकर इसको फिर वज़ीर दाखिला लगाया गया। इतना बड़ा रिवॉर्ड, यानी कि जो जितना बड़ा यजीद होगा उसको उतना बड़ा ओहदा यहाँ पर दिया जाएगा। तो आज सेनेटर्स की जानिब से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से जनाब इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर अली जफर ने पाकिस्तान में खेलों बिलखुसूस क्रिकेट की हालत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जेवलिन फेंकने वाले अरशद नदीम की हालिया कामयाबी पर जश्न मनाते हुए जिसे उन्होंने कौमी हीरो करार दिया। सेनेटर जफर ने हॉकी और स्क्वाश जैसे दीगर खेलों के जवाल पर भी सवाल उठाया जो कि पाकिस्तान का फख्र थे। उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के इस्तीफे का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि बोर्ड्स की क़यादत करने की वो महारत उनके पास उसकी कमी है, तो लिहाजा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सही तरीके से चला नहीं सकते। जब आप एक यजीद को PCB का चेयरमैन बना देंगे, शायद इसको बल्ला भी पकड़ना नहीं आता मोहसिन नकवी को, इसको बॉल का नहीं पता कि इसने बॉल कैसे डिलीवर करनी है, आपने इसको मुंह उठाकर PCB का चेयरमैन लगा दिया और आपने कहा कि जाओ बाबर आजम को बताओ आपने कैसे खेलना है, उसको बताओ आपने कैसे टीम बनानी है। आपने टीम के अंदर भी ऐसी पॉलिटिक्स खड़ी कर दी। शाहीन अफरीदी को आपने बाबर आजम के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। शाहीन अफरीदी साहब अपनी लॉबी बना रहे थे कि मैं कैप्टनसी ले लूं, और फिर उसने T20 कैप्टनसी लेने से इनकार कर दिया। ये लड़के जो हैं वो बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आप इनसे टिकटॉक्स बना लें, आप इनसे मॉडलिंग करवा लें। ये मॉडलर्स हैं सारे जो आपने इकट्ठे कर लिए, जो इस सारे गंद ने इकट्ठे कर लिए हैं, मोहसिन नकवी की रजीम ने इकट्ठे कर लिए हैं। तो आप मॉडलर्स को जब कहेंगे कि आप जाकर क्रिकेट खेलें, तो उन्होंने बेगैरती करनी, उन्होंने फहाशी पिलानी है। सॉरी टू से, क्योंकि ये बाहर जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, टिकटॉक्स बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, डांस करते हैं, जनाब ये याशियां करते हैं। फिर उसने क्या, रात को जब आप पूरी रात याशियां करते रहेंगे, सुबह जाकर आपने क्या क्रिकेट के मैदान में जाकर परफॉर्मेंस देनी है। तो ये पाकिस्तान की टीम की सूरत हाल है कि अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीम को वाइट वॉश कर दिया है। हमारे लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए। तो खैर, दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक पूरा महाज खोला गया। जो जामिया कराची के सिंडिकेट थी, उन्होंने इनकी डिग्री को जाली करार दे दिया कि जनाब इनकी डिग्री जो है वो जाली है। फिर प्रोफेसर रियाज साहब को उठाया गया, उठाकर उनसे बयान लेने की कोशिश की, उन्होंने जनाब बयान देने से इनकार कर दिया और डट के कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को उनके ओहदे से हटाना है क्योंकि उनके पास जाली डिग्री है। यानी कि 30-40 साल के बाद आपको ये पता चला कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है उनके पास तो जाली डिग्री है, वो फिर जज कैसे बन गए? यानी कि ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। तो खैर, आज एक बड़ी अहम खबर है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई, और वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जो ये अनफेयर मेंस कमेटी बनाई गई है और सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को गैर मौसर करार दिया। सिंडिकेट ने गैर शफाफ तरीके से यह फैसला किया है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने इस्तफसार किया, केस की दरख्वास्त पर हिसाब हुआ है। कब की डिग्री है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर की डिग्री
30 साल पुरानी है। फाजिल जज ने कहा कि कह रहे हैं कि इस्लामिया लॉ कॉलेज ने लिखा है कि खत में कि दरख्वास्त गुजारों का क्या ताल्लुक है इस केस से, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार वकला की जानिब से दायर की गई है और कराची यूनिवर्सिटी को कार्रवाई का अख्तियार ही नहीं है, सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कार्रवाई कर सकता है। और सिंडिकेट के एक मेंबर को पुलिस 8 घंटे के लिए उठाकर ले गई थी, जिस पर जस्टिस अमजद अली ने कहा कि यहाँ सियासी बातें ना करें, केस की डिग्री आप कैंसिल कर रहे हैं, इसको बुलाना चाहिए। जुडिशल कमीशन में कोई भी दरख्वास्त दी जा सकती है, वो चेकअप करवा लेते हैं। लेकिन आज जो खबर है कि सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीर केस में जामिया कराची कमेटी का फैसला, उनकी सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया है, जो कि खुश आइंद अमल है, बड़ी आम खबर है। और फिर दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी। जलसे की खबर यह थी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस जलसे में किसी भी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी, मामला तय हो चुके हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था। चलो आपको मैं ये खबर दे देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद जलसे के लिए एनओसी जो है वो जारी कर दिया गया है। हमारी इस खबर की तस्दीक हो गई है। 2 दिन पहले जब मैंने आपको बताया कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा हमने जनाब करने देना है, तो आज एनओसी भी जारी कर दिए हैं, रूट्स भी जारी कर दिए हैं। 8 सितंबर को जनाब शिंगानी में जलसा होने जा रहा है और मुंतजमीन जलसे के अंदर शुरा जलसे के सिक्योरिटी इंतजाम के जिम्मेदार होंगे। किसी भी सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जलसा 4 बजे शुरू होगा, 7 बजे खत्म हो जाएगा। यह एनओसी की शराइत है और किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। जलसे के मुतनज़िम इख्तिताम पर शुरा को मुंतशिर करने के पाबंद होंगे। और इस एनओसी में यह भी कहा गया कि जलसा के शुरा के पास डंडों समेत कोई मौलिक या गैर मौलिक फोर्स नहीं होगी। जलसे में शरीक कोई भी तशद्दुद या तसादुम नहीं करेगा। सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई पहुंचाता है तो जलसा ऑर्गेनाइज करवाने वाले जो हैं वो उसके जिम्मेदार होंगे। तो खैर एक अहम खबर है जो मैंने आपको दी थी, तो उसकी तस्दीक हो गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से 2 दिन कबल वफाकी दारुल हुकूमत ने पुरअमन इज्तिमा और अमन अमा का बिल कसरत राय से जनाब मंजूर कर लिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बिल लाने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई का जलसा जनाब रोका जाए। मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था कि हुकूमत इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसमें कोई रुकावट नहीं खड़ी करेगी। तो देखें जनाब सेनेट के अंदर पीटीआई के खिलाफ आज बिल लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जनाब इसको जो है इसके खिलाफ एहतजाज किया है। खैर अब अहम तरीन खबरों की जानिब जनाब बढ़ते हैं कि एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो मुल्क छोड़कर चली गई है। ये बड़ी अहम शख्सियत जिन्होंने 2 दिन पहले कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं और ये इतनी अहम शख्सियत हैं कि ये दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और इन्होंने कहा कि मैं कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो चुका हूं और इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं रखता। जबकि सियासी रहनुमा मुझसे माफ़ी मांगने के बजाय बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगे और तस्लीम करें कि आपने उनके दिल दुखाए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मेरा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया, जिससे मुझे हैरत हुई। और उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमा समझते हैं कि वो उनको मना लेंगे और राय बदलने पर मादा कर लेंगे। उन्हें लगता है कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने की बजाय अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। कौमी असम्बली की नशिस्त से माफ़ी मांगता हूँ और उस वक्त मुलाकात होगी जब पाकिस्तान में, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। अलविदा पार्लियामेंट। जनाब अख्तर मेंगल साहब सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये मुल्क छोड़कर चले गए हैं। पाकिस्तान पर अदम एतमाद, पाकिस्तान के इदारों पर अदम एतमाद, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद। आपको सोचने की जरूरत है कि जनाब आप इस मुल्क को कहां पर लेकर जा रहे हैं। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी ने आपने इस पूरे मुल्क को आग के अंदर धकेल दिया। बलूचिस्तान के अंदर आप अगर कहें कि पटाखा कोई बचता है उसका जिम्मेदार खान, पंजाब के अंदर कोई डंडा लेकर आता है उसका जिम्मेदार खान, फलां के बच्चे में घर में बच्चा पैदा होता है उसका जिम्मेदार खान, अडियाला जेल के अंदर एक लड़ाई होती है उसका जिम्मेदार खान। और भाई खुदा का वास्ता है कि आप मुसलमानों को ये बताते हैं कि इमरान खान यहूदी है, यहूदियों को जाकर आप ये बता रहे हैं इमरान खान तो तालिबान खान है, वो तो सच्चा आशिक रसूल है, उसको क्यों आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मुसलमानों को बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की इलेक्शन के पीछे गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन है। शेम ऑन यू। यानी कि ये पाकिस्तान के हमारे लोगों की जो है वो अखलाकियात बन गई हैं कि आप एक शख्स को जब हरा नहीं सके, उसको गिरा नहीं सके, आप इमरान खान के खिलाफ फितना, काफिर, मरज़ई, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, कौन सा कार्ड आपने नहीं छोड़ा खान के खिलाफ। आपने उसको मरज़ई करार दे दिया, आपने पीटीवी न्यूज़ के ऊपर बैठकर पता नहीं क्या कुछ कर दिया, लेकिन इमरान खान को ना आप गिरा सके हैं। जिसको खौफ हरा ना सके, जिसको मौत डरा ना सके, उसको इमरान अहमद खान न्यासी कहते हैं। तो खान साहब जो है आज डट कर खड़े हुए हैं। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है जनाब, DCI-SPR ने आज बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पसंद आई है। इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस
اور بڑی جامع پریس کانفرنس DGISPR کی جانب سے کی گئی، کیونکہ یہ 1.5-2 سال کے بعد میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہے جس میں مین آیت کا ذکر نہیں ہوا. اچھا میسج گیا، پازیٹیو میسج گیا، جس سے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اب آتی ہو دیکھیں گے. اب DGISPR صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آج پھر 1.5 سال کے بعد یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں مین آیت کا ذکر نہیں ہوا، عمران خان کا نام نہیں لیا گیا، مخصوص سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا گیا، ڈیجیٹل ٹیررزم کا نام نہیں لیا گیا. تو اچھا فیصلہ تھا، اور انہوں نے جو سب سے اہم بات کی، جو حکومت کو میسج کنوے کیا گیا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ کھڑے ہیں، نہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، نہ کسی کی طرفداری کر رہے ہیں. اگر آپ پیچھے 1 ماہ پہلے جائیں تو ایک سیاسی جماعت کو انتشاری ٹولہ کہا جا رہا تھا، ایک سیاسی جماعت کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا تھا، ایک سیاسی جماعت کو اینٹی پاکستان کہا جا رہا تھا، ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو جناب آپ نے کہا کہ وہ تو بانی انتشار ہے، وہ تو فتنہ ہے. اب 1 ماہ کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہی DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی طرفداری اور مخالفت نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جیت گیا ہے اور تم لوگ ہار گئے. خان جیت گیا، خان نے کلین سویپ کر دیا. خیر، اب جناب معاملہ یہ ہے کہ DGISPR کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، حکومت میں کھلبلی مچتی ہے، زلزلے آتے ہیں. زلزلہ آنے کے بعد ہوتا ہے کیا کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنی پوری کابینہ کو لے کر GH کو جاتے ہیں، اور GH کو ان کی آمد ہوتی ہے، وہاں پر کابینہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور آرمی کے آپریشن تیاریوں کے متعلق ان کو بریف کیا گیا. اور یہ دورہ بڑا اہم ہے، یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسی وقت جب DGISPR کی پریس کانفرنس کو آن ایئر کیا گیا، جیسی بھی چلی، لائیو چلی یا ریکارڈڈ تھی، آن ایئر اسی وقت ہوتی ہے، اس کے فوری بعد یہ دورہ سامنے آتا ہے. اور یہ الوداعی دورہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ الوداعی دورہ اس وجہ سے ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں، پہیا الٹا گھوم رہا ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ جناب سامان پیک کر لیں، آپ کے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہم نہیں ہرا سکے، آخری کارڈ ہم نے کھیل لیا فیض حمید والا. فیض حمید صاحب وعدہ معاف خواہ بننے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کر کہہ سکتے ہیں جناب یہ آخری کارڈ تھا فیض حمید صاحب والا. فیض حمید، مجھے ایک اہم شخصیت نے بتایا کہ یہ جناب بالکل فارغ ہو گئے ہیں، یہ بڑے پریشان ہیں، ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں. فیض حمید ان کے لیے آخری کارڈ تھا، ان کے اندر سے بھی کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو خان صاحب کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنا پڑے گا. یہ عام شخصیت مجھے بتا رہی ہیں. تو اس کے بعد اب نظر آتا ہے کہ عام شخصیت کے اس بیان کے بعد کہ جناب چیزیں بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک جیت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور عام خبر کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جناب جو ہے وہ ایٹم بم پھوڑ دیا ہے اڈیالہ جیل سے. یہ معاملہ کیا ہے؟ خان صاحب جو ہیں وہ آج کہتے ہیں کہ جیل کی چکی میں مار جاؤں گا مگر وقت کے یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا. ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے، فیصلہ کرنے والوں کے پاس نہ عقل ہے اور نہ اخلاقیات ہیں. آج عمران خان صاحب نے جب ایٹم بم پھوڑ دیا، وہ بڑی عام باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا خاموش انقلاب تھا، اس سے ان کو جاگ جانا چاہیے تھا. یہ لوگ اب سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کرنے لگے ہیں تو الیکشن فراڈ سامنے نہ آ جائے. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2.5 سال کے دوران پاکستان نے دبئی میں تاریخی سرمایہ کاری کی. فیصلہ کرنے والوں کے پاس نہ عقل ہے نہ اخلاقیات ہیں، اس سے احمقانہ فیصلہ نہیں دیکھے. ڈاکٹر یاسمین راشد 75 سال کی عورت اور کینسر سروائیور ہے، لیکن اس سے بھی جیل میں رکھا ہوا ہے. مجھے سبق سکھانے کے لیے 7 ماہ تھے. بشرا بی بی کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کیسے کی. یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سائفر کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے. جیل کی چکی میں مر جاؤں گا، آپ کی یزید کی غلامی نہیں قبول کروں گا. 8 ستمبر کو قوم اپنی آزادی کے لیے باہر نکلے کیونکہ آپ کو غلام بنا رہے ہیں. اب ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. سرگودا کے جج کو اٹھا کر لے گئے. کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو آج کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر KPK میں تحریک انصاف نہ ہوتی تو وہاں بھی اتنے ہی کرائسس ہوتے. اس کا حل ڈنڈے اور بندوقوں میں نہیں بلکہ یہ حل منتخب لوگوں کے آگے آنا چاہیے. یہ جناب آج عمران خان صاحب نے بڑی اہم ترین باتیں کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو سب سے پہلے لوکل باڈیز الیکشن کرواؤں گا، جس کا پلان بنا رکھا ہے. اس وقت ملک میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ہمیں کہتے تھے کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان ہماری وجہ ہے، تو پھر کلدم بلوچ لبریشن آرمی بلوچستان میں کس وجہ سے ہے؟ دہشت گردی پر آپ یہ کراس بارڈر ٹیررزم کا کہہ رہے ہیں. آپ وہاں جا کر دہشت گردوں TTP پر حملے کیے جاتے ہیں. یہ سارے بہانے ہیں. دہشت گردی ختم کرنے کے لیے 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں: انٹیلیجنس، ڈائلاگ اور پھر آپریشن. لیکن آپ 2004 سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں. اس سے کتنا فرق پڑا ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے عام ترین کچھ باتیں کر دی ہیں. تو خیر یہ بڑی عام باتیں تھیں جو آج عمران خان کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو میں یہ کروں گا. پورے پلان خان صاحب بنا کر بیٹھے ہیں. خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ باہر آنے والے ہیں اور نومبر تک وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں. آج میری یہ پیشن گوئی ہے، یہ میری خبر بھی آپ دیکھ لیں کہ نومبر تک خان صاحب کبھی بھی اور کسی بھی وقت آپ کو جیل سے باہر نظر آئیں گے. اب دیکھتے ہیں معاملہ کس جانب جاتا ہے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا اپنے ناظرین حلقہ نالہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.